हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज हमारा एक नई सीरीज स्टार्ट होगी। ये होगा एग्रीकल्चर पेपर 2 का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम फिनिश करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। टोटल इसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी विद रेफरेंस टू प्लांट न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका रहेगा सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप क्या है उसकी भी एक बहुत अच्छी लेक्चर्स रहेगी। एंजाइम एंड प्लांट पिगमेंट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस, मॉडर्न कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग C3, C4 एंड CAN मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके बारे में भी देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोटोपीरियोडिज्म एंड vanillization, plant growth substances and their role in crop production, then physiology of seed development and germination, dormancy. Then we will study about stress physiology, which is drought, salt and water stress. Then all these things will be covered within very short period of time. So stay tuned with my channel and let's get started. तो दोस्तों, ये हमारा लेक्चर 1 है प्लांट फिजियोलॉजी का। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, विच इज प्लांट न्यूट्रिशन एंड प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट कैसे न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है, ट्रांसलोकेशन करता है एंड मेटाबॉलिज्म करता है। प्रिंसिपल्स क्या है प्लांट फिजियोलॉजी का, इसके बारे में हम बहुत ही शॉर्ट में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है तो आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप क्या लिख सकते हो वही सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Then introduction to plant physiology and nutrition. What is plant physiology? What comes into your mind? What is plant physiology? Plant physiology is a scientific study of plant functions and process, focusing on how plants acquire, transport and utilize resources to grow, develop and reproduce. तो जैसे हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है, हम फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि ऐसे कौन सी हम फंक्शन करते हैं, कौन सी प्रोसेसेस है जिसमें हमारे अंदर जो भी सोच लीजिए, हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी को प्लांट फिजियोलॉजी के साथ आप थोड़ा कंपेयर कीजिए। हम अपने फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे फंक्शन हो रहा है, नॉर्मल फंक्शन क्या हो रहा है, हम जो भी खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कैसे रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज कर रहा है ग्रो करने के लिए, कौन कौन से ऑर्गन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, कैसे हम रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सारे जो सिस्टम मिलाकर हमारा एक सिस्टम बना है, उसी पैटर्न पे प्लांट फिजियोलॉजी भी वही सब चीज़ है कि कैसे प्लांट फंक्शन करता है, कैसे प्रोसेसेस उसकी होता है, कौन सी ऑर्गन इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। द की एस्पेक्ट होता है इसमें न्यूट्रिशन, क्योंकि विदाउट न्यूट्रिशन प्लांट कैनॉट ग्रो, कैनॉट डेवलप, कैनॉट रिप्रोड्यूस। ओके, देन ऑब्जर्प्शन, अगर आप प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं दोगे, एक वक्त के बाद ना माल न्यूट्रिशन से विल्टिंग हो जाएगा या फिर ड्राई होके मर जाएगा। प्लांट को ज़्यादा देर तक आप विदाउट न्यूट्रिशन नहीं रख पाओगे। ऑब्जर्प्शन, कैसे प्लांट ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिशन, कैसे ट्रांसलोकेट करता है रूट से लेकर लीव्स तक, फ्रूट्स तक, फ्लावर्स तक, कैसे पहुंचता है न्यूट्रिशन, एंड मेटाबॉलिज्म किस प्रकार की होती है, वो सारी चीज़ें प्लांट फिजियोलॉजी के प्रिंसिपल के अंडर आता है। तो ग्रोथ कैसा होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्लांट स्ट्रक्चर्स एंड एनर्जी एक्सपेंशन। न्यूट्रिएंट यही रोल मतलब जैसे न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करता है, उसी तरह से प्लांट के बॉडी में भी ये न्यूट्रिएंट बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करता है, प्लांट को स्ट्रक्चर देता है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है एक्सपेंशन के लिए, मतलब प्लांट ग्रो करने के लिए। डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन सपोर्ट करता है ऑप्टिमल डेवलपमेंट फ्रॉम सीडिंग टू मैच्योरिटी। जैसे जैसे हमारे बॉडी में डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है, उसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे एक प्लांट ऑल्सो नीड सेम काइंड ऑफ विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपमेंट फ्रॉम सीडलिंग टू मैच्योरिटी। ओके, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी भी ऑल्सो चाहिए। हेल्दी प्लांट एक कंट्रीब्यूट करता है, कार्बन फिक्सेशन करता है, जो एनवायरनमेंट में जो एक्सेस कार्बन है वो अपने अंदर लेकर उसे फिक्सेशन करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो इसी वजह से हमें प्योर ऑक्सीजन मिलता है। एंड ऑर्गेनिज्म को रिसोर्सेज भी वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, जैसे बर्ड्स को नेस्ट प्रोवाइड करता है, जैसे उसका एक प्लांट का एक बायोडाइवर्सिटी भी होता है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को
बढ़ने के लिए, बचने के लिए चाहिए होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑन efficient utilization of essential nutrients dictate a plant's health, yield and resilience to environmental stresses। तो इसी वजह से एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए एक प्लांट को सफिशिएंटली, मतलब प्लांट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। प्रॉपर यील्ड प्लांट अगर नहीं देगा तो डेफिनेटली हमारे लिए एक डिजास्टर बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस को रेजिलियंस करने के लिए हमें प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हुआ जो है प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन क्या है? एक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट को चाहिए। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल एलिमेंट्स दैट मस्ट बी अक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट प्लांट के लिए वही होता है जिसको हम एनवायरनमेंट से अक्वायर्ड करता है प्लांट, क्योंकि दे आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द प्लांट्स कंप्लीट लाइफ साइकिल। प्लांट को एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये इंडिस्पेंसिबल है, ये बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। और इसको इरिप्लेस, मतलब इसको और किसी चीज़ के साथ आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते। जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं आपके बॉडी में, कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ों क्या आप उसको रिप्लेस कर सकते हो और किसी न्यूट्रिएंट के साथ? नहीं ना। उसी तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब चीज़ें हैं, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये एकदम प्लांट की बॉडी के लिए इरिप्लेसेबल है एंड ये प्लांट की मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे इसी हिसाब से न्यूट्रिएंट को दो भाग में कैटेगराइज किया गया है। एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट। और आपको जैसे पता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब इसको लार्ज अमाउंट में चाहिए प्लांट को पर किलोग्राम। ठीक है, ऑफ ड्राई प्लांट मटेरियल, किलोग्राम और ग्राम इसी हिसाब से चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में प्लांट को चाहिए, लेकिन इसका भी रोल काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसका अमाउंट छोटा होता है। छोटे सांप उसके बहुत जहरीला होते हैं, इसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट उसकी अमाउंट कम होती है लेकिन इनकी जो इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मिलीग्राम टू माइक्रोग्राम पर उनकी ज़रूरत होती है। तो जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके जिसको बोलते हैं। एंड सेकेंडरी हो गए कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ओके, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट वो बहुत 6 तरीके होते हैं: आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सॉरी 6 नहीं, थोड़ा ज़्यादा है, बोरन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकेल। ये इन सभी को माइक्रोन्यूट्रिएंट के तरह जाना जाता है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में और उसकी क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन सी मैक्रोन्यूट्रिएंट की क्या फंक्शन है, क्या सिग्निफिकेंस है। Macronutrients are required in relatively large amounts and are vital for various structural and metabolic function। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसका लार्ज अमाउंट में ये चाहिए होता है और ये वाइटल है स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक। प्लांट में जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी उनकी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की काफ़ी हद तक, और प्लांट के डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चरल चीज़ें के लिए भी मैक्रोन्यूट्रिएंट का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहता है। इसको डिवाइड किया गया है जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए प्रोटीन, कम नाइट्रोजन प्रोटीन की कंपोनेंट है, न्यूक्लिक एसिड में भी कंपोनेंट है नाइट्रोजन की, क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन की कंपोनेंट है, हार्मोन्स में भी नाइट्रोजन की काफ़ी हद तक कंपोनेंट है। तो इसी वजह से ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट में जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, इसी वजह से नाइट्रोजन की काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें बहुत ही क्रूशियल होती है। प्रोटीन का चाहिए प्लांट को, न्यूक्लिक एसिड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, हार्मोन्स चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन हो गया बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स। फिर फास्फोरस, फास्फोरस चाहिए एनर्जी ट्रांसफर के लिए, जो कि एटीपी। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए, एटीपी प्रोडक्शन होने के लिए आपको फास्फोरस की जरूरत होती है। न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड जो कि सेल मेम्ब्रेन में होते हैं फॉस्फोलिपिड, एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए प्लांट में फास्फोरस की जरूरत होती है। पोटेशियम क्यों जरूरत होती है प्लांट में? ओवर 60 एंजाइम्स, ऑलमोस्ट 16 एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए पोटेशियम की जरूरत पड़ती है प्लांट में। वाटर बैलेंस को भी ये रेगुलेट करता है प्लांट में। ठीक है, और स्टोमेटल फंक्शन के लिए भी,
आयरन बैलेंस के लिए भी पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें बहुत क्रूशियल फंक्शंस होते हैं प्लांट में, जो कि बहुत ही एसेंशियल फंक्शन। अगर ये कुछ भी बंद हो गया ना तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसी वजह से ये हो गया प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम है इंटीग्रल टू सेल वॉल स्ट्रक्चर, मतलब जो सेल वॉल होता है प्लांट की, जो कि ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। सेल, हाँ हमने पढ़ा हो, आपने तो पढ़ा होगा ना सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल की बायोलॉजी क्या है प्लांट की। तो मुझे नहीं लगता जब हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी वहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो पता होगा प्लांट की जो आउटर सेल है उसको सेल वॉल बोला जाता है। और कैल्शियम एक सेल वॉल की इंटीग्रल स्ट्रक्चर है और मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी को भी ये मेंटेन रखता है और सेल सिग्नलिंग में भी कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम क्यों चाहिए प्लांट को? ये सेंट्रल एटम है इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है प्लांट की, उसकी सेंट्रल एटम है मैग्नीशियम, जो कि न्यूमरस एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और फोटोसिंथेसिस में भी एंड रेस्पिरेशन में भी बहुत मतलब पॉजिटिवली, बहुत प्रोग्रेसिवली ये पार्टिसिपेट करता है। देन सल्फर। सल्फर एक कंपोनेंट है अमीनो एसिड का जिसका नाम है सिस्टाइन, मेथियोनाइन, बहुत सारे विटामिन का कंपोनेंट है, को फैक्टर्स है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी बहुत पॉजिटिवली इन्वॉल्व होता है। तो इसी वजह से ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में गने जाते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट के हिसाब से। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों जो एटम है, ये तीनों जो मॉलिक्यूल है, इनको बोला जाता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें प्लांट का काफ़ी हद तक वो जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट का ये। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों माइक्रोन्यूट्रिएंट है कि इसको कम अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटीज में प्लांट रिक्वायर करती है, बट ये उतना ही क्रिटिकल है प्लांट हेल्थ के लिए जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट क्रिटिकल है। दे ऑफन सर्व एज एंजाइम्स, कोफैक्टर्स एंड पार्टिसिपेट इन की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो फिर पहला है आयरन। आयरन एक एसेंशियल है क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जिसमें साइटोक्रोम, फेरोडक्सिन, ये सब तो आयरन है ना, एंड एंजाइम एक्टिवेशन के लिए भी आयरन की जरूरत होती है। ये सारी चीज़ें देखिए, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में मैंने और एक वीडियो में मैं बनाऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से बनाऊंगी। ऑलरेडी मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ाया हुआ है, C3 C4 कैम मैकेनिज्म भी पढ़ा हुआ है। अब मैं उसका लिंक भी दे दूंगी जब वो वक्त आएगा, मतलब वो वीडियो आएगा तो मैं लिंक दे दूंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं इसी फॉर्मेट में भी इसको बहुत शॉर्ट करके आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो देखेंगे तब क्या करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत कंप्लीटली डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। रेस्पिरेशन के बारे में नहीं किया है, तो करेंगे आगे हम। ठीक है, फिर मैंगनीज। मैंगनीज क्यों चाहिए? ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है और फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस 2 में मैंगनीज की बहुत ज़रूरत होती है। ये एक्टिवेट करता है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स एंड पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन। ओके, देन जिंक क्या करता है? जिंक एक वेरियस एंजाइम की कंपोनेंट है जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंड क्रूशियल फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस। एक ग्रोथ हार्मोन है जिसकी मतलब सिंथेसिस के लिए आपको जिंक की जरूरत होती है। कॉपर, ये भी कंपोनेंट है ब्लास्टोसाइनिन की एट फोटोसिंथेसिस। ये क्रोमियम ऑक्सीडेज रेस्पिरेशन में जो होता है, ये इसमें भी कॉपर की जरूरत होती है। लिग्निन सिंथेसिस के लिए भी कॉपर की जरूरत होती है। तो हर एक न्यूट्रिएंट विटामिन की सेम रोल रहती है, मतलब कुछ ना कुछ तो रोल रहती है जिसकी वजह से सारे न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए होता है। देन बोरॉन। फिर सेलुलर फंक्शन के लिए आपको बोरॉन की भी ज़रूरत पड़ेगी। शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए बोरॉन की ज़रूरत होती है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए भी, पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट के लिए भी बोरॉन की ज़रूरत होती है। मॉलिब्डेनम क्यों चाहिए? ये को फैक्टर है नाइट्रेट रिडक्टेज में, नाइट्रोजन असिमिलेशन जो होती है प्लांट में, नाइट्रोजिनस भी होती है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है लेग्यूम्स में, इसके लिए भी मॉलिब्डेनम की ज़रूरत होती है। बाकी क्लोरीन, ये वाटर स्प्लिटिंग में, ऑस्मोटिक रेगुलेशन में हेल्प करती है। कोबाल्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेगुम्स में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसमें कोबाल्ट की भी ज़रूरत होती है। निकल की नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी निकल की भी ज़रूरत होती है। और अनरिलीज एंजाइम्स, ये भी उसमें काम करती है। सिलिकॉन, सेल वॉल स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको सिलिकॉन की ज़रूरत होती है। तो ये रह गया हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट के फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे, न्यूट्रिएंट हमने पढ़ लिया, अब देखेंगे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, क्या पाथवेज है।
Nutrient absorption is the crucial initial phase where plants acquire essential mineral elements from their environment, primarily from the soil solution via roots. हम सॉइल में जो भी फर्टिलाइजेशन डालते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, या इनफैक्ट सॉइल में ऑलरेडी तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन हम जब फर्टिलाइज़र उसमें प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, जो हम क्रॉप उगाते हैं, उसमें एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स वहाँ से रूट से ही स्टार्ट होती है एब्जॉर्प्शन होना। तो कैसे एब्जॉर्ब होती है, मैकेनिज्म क्या होता है, पाथवेज क्या होता है? तो पहले तो रूट इंटरसेप्शन, डायरेक्ट कंटैक्ट बिटवीन रूट एंड द सॉइल पार्टिकल्स एज रूट ग्रो थ्रू द सॉइल। जैसे ही सीडलिंग जाती है अंदर रूट में, उसकी सॉइल में उसकी रूट ग्रो करती है, तो वो सॉइल के कांटेक्ट में आती है। तो सॉइल में जो भी आप न्यूट्रिएंट डाल रहे हो या फिर ऑलरेडी है उसमें न्यूट्रिएंट, वो धीरे धीरे करके क्या करती है, प्लांट के अंदर ऑब्जर्व होती है रूट थ्रू रूट। ठीक है, रूट में बहुत सारे छोटे छोटे क्यूटिकल्स होते हैं, उनके बहुत सारे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू से, डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू से ये क्या करती है, ऑब्जर्व करके अंदर जाती है। तो इसमें प्राइमरीली कैल्शियम मैग्नीशियम की रोल भी काफ़ी हद तक रहती है। तो मास फ्लो, ये एक मैकेनिज्म हो गया जो में डायरेक्ट रूट इंटरसेप्शन होती है। तो सेकेंड हो गया मास फ्लो, दैट इज न्यूट्रिएंट्स कैरिड विथ वाटर मूवमेंट टू रूट्स ड्रिवन बाय ट्रांसपिरेशन एंड ग्रेविटी। मतलब जो ट्रांसपिरेशन होती है, ट्रांसपिरेशन मतलब जिस थ्रो से प्लांट से वाटर, इसमें क्या होती है मास फ्लो में, देखिए ट्रांसपिरेशन के वजह से क्या होता है, देखिए ये इमेज को आप देखिए, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, इसमें एक कोहेशन टेंशन मैकेनिज्म काम करती है, जिसके वजह से जो भी वाटर है सॉइल में, वो धीरे धीरे पूल होती है एंड डिजल्व होती है रूट में। ठीक है, एंड प्लांट में जाइलेम है, फ्लोएम है, तो जाइलेम के थ्रू से, जाइलेम जो है उसमें वन यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है, फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल फ्लो होती है, ये तो आपको पता है, तो आगे भी पढ़ेंगे। जाइलेम में जो जाइलेम के थ्रू से यूनिडायरेक्शनल फ्लो के माध्यम से ये जो कोहेशन टेंशन मैकेनिज्म है, उसके माध्यम से प्लांट में न्यूट्रिएंट और वाटर सब ऊपर उठते हैं। ठीक है, और ये तो एग्नेस्ट द ग्रेविटी जाकर मास फ्लो के एक टेक्निक है, उसके मास फ्लो टेक्निक भी कहा जाता है, उसके माध्यम से प्लांट न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करती है। इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की काफ़ी हद तक रोल रहती है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक ऐसी चीज़ है, ये एक थर्ड मैकेनिज्म है जिसमें मूवमेंट फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई कंसेंट्रेशन जिसमें बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेटेड फॉर्म में न्यूट्रिएंट है, वहाँ से लोअर कंसेंट्रेशन फॉर्म को ऑटोमेटिकली ड्रिवन बाय कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट फ्लो होती है या फिर लिक्विड फ्लो होती है, वाटर फ्लो होती है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन एरिया को। ठीक है, इसमें प्राइमरीली फास्फोरस, पोटेशियम, इसका रोल काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट है। तो ये सारे चीज़ों में एक चीज़ हमने पढ़ा, पासिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए जो चीज़ जैसे कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में आप एक जगह पे उधर स्लोपी, मान के चलिए एक स्लोपी लैंड है, उसमें अगर आप ऊपर पानी डाल देते हो तो ये गिर गिर के नीचे आकर नीचे नीचे तक आ जाती है। तो इसमें कुछ आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है क्या, पानी को नीचे डाल लाने में? लेकिन जब आप नीचे से कुछ पानी को ऊपर भेज रहे होते हो, जो पंप के माध्यम से हम ऊपर पानी भेज रहे होते हैं, तो हमें कुछ फोर्सेस की ज़रूरत होती है। तो ये जो फोर्सेस जहाँ पे हमें एनर्जी कंजप्शन की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जिसमें कोई भी हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। जैसे कि आप ही देखो डिफ्यूजन, इसमें आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि इसमें हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक ऑटोमेटिकली जा रहा है। तो ये एक पासिव ट्रांसपोर्ट हो गया, जिसमें जैसे सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सारी चीज़ें पासिव ट्रांसपोर्ट में जाती है, जहाँ पे हमें एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, प्लांट को ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं। न्यूट्रिएंट मूव्स डाउन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो जहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन है, अगर सॉइल में ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, तो वहाँ से रूट में डिफ्यूजन के थ्रू लोअर कंसेंट्रेशन को न्यूट्रिएंट चला जाता है। तो ये एक पासिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट तब होगा जब आपको यहाँ से मतलब न्यूट्रिएंट कम है और यहाँ से आपको खींचना पड़ेगा ज़्यादा, मतलब प्लांट को ज़रूरत पड़ती है लेकिन यहाँ पे सॉइल में भी न्यूट्रिएंट बहुत कम है, तब प्लांट कैसे रेजिस्ट करती है, कैसे इतने दिनों तक जब बचती है? क्योंकि वो वहाँ पे अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज करती है, जहाँ पे एटीपी के खर्च होते हैं, एनर्जी का खर्च होता है। एनर्जी खर्च करके कैरियर प्रोटीन के माध्यम से
तो न्यूट्रिएंट एग्नेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट मतलब लो कंसंट्रेशन एरिया से न्यूट्रिएंट खिंचाकर वो हायर कंसंट्रेशन एरिया को भेजती है जहाँ पे जरूरत होती है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल कंसंट्रेशन आर लो, बाहर की कंसंट्रेशन लो होती है और यहाँ पे इसी वजह से एनर्जी की जरूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी आयोनिक फॉर्म टू बी, तो समझ में आ गया पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन कौन सी जगह पे हमें चाहिए होता है। तो न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी इन आयोनिक फॉर्म टू बी ऑब्जर्व बाय प्लांट्स। जब भी प्लांट न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करता है वो आयोनिक फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्म में नहीं होता, एटम फॉर्म में नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फॉर्म में होता है, हमेशा आयन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि रूट में कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करती है, कैसे ऑब्जर्व होती है। न्यूट्रिएंट में न्यूट्रिएंट जो सारे होते हैं वो आयोनिक फॉर्म में ऑब्जर्व होते हैं बाय प्लांट्स एंड ये जो रूट सेल मेम्ब्रेन में क्रॉस करते हैं थ्रू टू प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एक जो हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट जो भी मैं कह रही थी कि सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन वेयर मूवमेंट डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को जाता है न्यूट्रिएंट, ओके, आयोनिक फॉर्म में। अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सम काइंड ऑफ कैरियर प्रोटीन्स एक्ट्स लाइक ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कैरियर प्रोटीन हेल्प करता है मूवमेंट को ऐड करने में। यह इसमें नो मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके। हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन तक न्यूट्रिएंट मूव करता है। एंड व्हाट इज अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे कैरियर प्रोटीन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है जो कि न्यूट्रिएंट को मूव करते हैं एग्नेस्ट द ग्रेडियंट, मतलब लोअर कंसंट्रेशन एरिया से बाय फोर्स बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इट गोज टू द हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। इसमें ये यूनिपोर्ट भी होता है। यूनिपोर्ट मतलब एक साथ एक ही न्यूट्रिएंट का मूवमेंट होना, और सिम्पोर्ट या फिर एंटीपोर्ट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी इसमें ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो डिफरेंट मैकेनिज्म होती है, कौन सी टाइम पे कौन सी न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है उसी हिसाब से ट्रांसपोर्ट होती है। तो एनर्जी इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो both transport mechanism work together to ensure efficient nutrient acquisition under various environmental condition। तो ऐसा नहीं इसमें सिर्फ passive transport होगी या फिर इसमें ओनली ड्यूरिंग द डेफिशिएंट सिस्टम, मतलब ड्यूरिंग द मतलब जो भी एक डेफिशिएंट एनवायरमेंटल कंडीशन के टाइम पे एक्टिव होगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे टाइम है जहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये दोनों ट्रांसपोर्ट एक साथ में साइमल्टेनियसली काम करते हैं बहुत एफिशिएंटली, ताकि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए, प्लांट के पास न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे खासे पहुंच पाए, ठीक है। तो नाउ हियर आई हैव शोन यू द इमेज ऑफ ए लीफ, ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। So here you can see this is the stomatal guard, stomata, okay, this is guard cell, and between the two guard cell that present is stomata in which gaseous exchanges are happened. Then likewise this is the cuticle, ये प्लांट की जो पत्ते की ऊपर की सरफेस है वो एक हाइड्रोफोबिक नेचर है, वैक्सी लेयर है जिसके अंदर पानी के सॉल्युबल जो भी विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते। फिर उसके निचला वाला हिस्से में एपिडर्मिस एंड उसके बाद वेरियस चीज़ें होते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारी स्टोमाटल थ्रो पे न्यूक्लियर अपटेक होती है एंड क्यूटिकल से भी न्यूक्लियर अपटेक होते हैं, बहुत थोड़े थोड़े। जो इमरजेंसी डेफिसिट होती है वही न्यूट्रिएंट ओनली अपटेक होते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा मैकेनिज्म आता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन कैसे होती है, थ्रू वास्कुलर ट्रांसपोर्ट। ये हमारा अब्जॉर्प्शन हो गया न्यूट्रिएंट। अब्जॉर्प्शन होने के बाद डिफरेंट वे हमने पढ़ लिया कि कैसे ये रूट से अब्जॉर्प्शन होती है, थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म होती है एंड सम लीव्स में भी थोड़े बहुत इमरजेंसी अब्जॉर्प्शन भी होते हैं। उसके बाद अब्जॉर्ब एक बार होने के बाद न्यूट्रिएंट कैसे जाता है, वो जो मैकेनिज्म है जहाँ पे यहाँ से न्यूट्रिएंट विथ वाटर हो गया जो भी, अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स, ये एक प्रॉपर वास्कुलर टिश्यू के वास्कुलर जो टिश्यूज होते हैं स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू उसके साथ होते हुए रूट से निकल कर जाते हैं हमारे सूट तक।
तो इसी ट्रैवल को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती है वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। जो न्यूट्रिएंट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सिग्निफिकेंट रोल है, वो सारी चीज़ें साथ में चलते हुए पहुंचते हैं सूट तक। तो सूट तक पहुंचेंगे तो ही लीफ तो खाना बना पाएगा, और उसके बाद फ्रूट्स और सीड्स ये सब बन पाएंगे, तो उसके बाद प्रोडक्शन हो पाएगा, हमको खाना मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ों को होता है ट्रांसलोकेशन, इसी तरह होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज के साथ, सोर्सेज के साथ मेटाबॉलिक सिंक कनेक्ट होती है। मतलब न्यूट्रिएंट जो सोर्सेस है, हमारा रूट सोर्स है, मेटाबॉलिक, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म डिफरेंट तरह की होती है। सूट में जो फोटोसिंथेसिस हो गया, जो एक खाना बनाने का माध्यम हो गया, किचन तक पहुंचेगा खाना तो मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी पहुंचेगा तो ही वो खाना बना पाएगी ना कोई, तो इसी पैटर्न पे ये काम करता है। तो इसमें जो मेजर वास्कुलर टिश्यूज रोल करते हैं, प्ले करते हैं, वो होता है जाइलम एंड फ्लोएम, एंड यू नो अबाउट दिस टू वास्कुलर टिश्यूज वेरी वेल। ओके, देन पहले हम पढ़ेंगे जाइलम ट्रांसपोर्ट। जो जाइलम ट्रांसपोर्ट ये एक यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये जाइलम ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे एक ट्रांसपिरेशन पूल काम करता है, टेंशन काम करता है, जिस टेंशन के वजह से यहाँ से एक एक यूनिडायरेक्शनल होके न्यूट्रिएंट अपटेक होती है थ्रू टू द सूट। ओके, यहाँ पे कुछ मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हालांकि वही टाइम पे, उसी टाइम पे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होती है, जो एक बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब यहाँ से तो जाती है और वापस यहाँ से भी एक सिस्टम आती है, मतलब यहाँ से भी एक गाड़ी चलती है जो सूट से लेकर रूट तक और डिफरेंट ब्रांचेस तक जाती है। तो ये एक बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ शुगर होती है, न्यूट्रिएंट भी जाती है, जहाँ पे सोर्सेस और सिंक के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होती है, और इसमें प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म काम करती है, और ये एनर्जी के, इसके लिए एनर्जी आपको ज़रूरत होती है। जैसे कि इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप बोल सकते हो, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ये एक डिफ्यूजन हो सकता है, एक ग्रेडियंट, थ्रू द ग्रेडियंट काम करता है, लेकिन इसमें एगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करना होता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी वजह से इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंश्योर्स एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट, सपोर्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी तरह से एक एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूट्रिएंट की थ्रू आउट द प्लांट, एंड जिसके वजह से एक सिमेट्रिकल वे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी खासे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में जाइलम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किया है, क्या है। तो जाइलम जो स्ट्रक्चर है वो एक प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू है, आपको पता है जाइलम एंड फ्लोएम। ये डेड सेल है, हॉलो सेल है, इसके अंदर एकदम हॉलो है, खाली है, और इसके बाहर वाला आउटर वाला जो लेयर है वो डेड सेल है। इसी वजह से एक कंटिन्यूस पाइपलाइन की तरह, एक हमारी जो पाइपलाइन होती है, तो उस कंटिन्यूस पाइपलाइन की तरह ये काम करती है। ये इसमें जो भी न्यूट्रिएंट फ्लो करती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, फ्रॉम रूट टू सोर्स। इसमें वाटर एंड डिजिटल मिनरल्स, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, एंड इसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रूट हो गया, रूट से न्यूट्रिएंट एंड मिनरल सब इस तरह से यूनिडायरेक्शनल वे फ्लो करके सूट तक जाते हैं। और इसमें जो ड्राइविंग फोर्स काम करते हैं वो ट्रांसपिरेशन पूल, या फिर रूट प्रेशर, या फिर कैपिलरी एक्शन, जो भी तीनों में जो जिस वक्त ज़रूरत होती है उसी हिसाब से ये ड्राइविंग फोर्स काम करता है, जो कि एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल, जिसको टेंशन भी बोलते हैं, जिसके वजह से वाटर पूल होकर ऊपर की तरफ आते हैं। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट को आप ये एक पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि हमने पढ़ा कि पैसिव प्रोसेस में एक थ्रू द ग्रेडियंट होता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को जाता है, और इसमें क्या होता है, फिजिकल फोर्सेस के माध्यम से काम होता है, और इसमें एनर्जी, एक्टिव एनर्जी की जरूरत ही नहीं होती है। एग्जैक्टली द सेम वे फ्लोएम में क्या होता है, आपका उल्टा होता है, मतलब अपोजिट होता है जाइलम ट्रांसपोर्ट की। ओके, तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ये एक बायडायरेक्शनल फ्लो है, जैसे कि हमने पढ़ा। फ्लोएम क्या है, ये एक लिविंग वास्कुलर टिश्यू है, याद रखिए। जाइलम एक डेड वास्कुलर टिश्यू है, एंड फ्लोएम एक लिविंग वास्कुलर टिश्यू, मतलब इसका जो आउटर लेयर है वो डेड नहीं है। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल करता है एक बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मोबाइल न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट। प्लांट में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, इसी वजह से प्लांट की हर एक स्ट्रक्चर में, पत्ते में, ब्रांचेस में, हर एक जगह पे अच्छे खासे
जितना ज़रूरत होती है उतना आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी प्लांट को ज़रूरत होती है वो जाकर पहुंच जाती है। तो इसमें फॉलोज द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू मंच 1930 में उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था। फॉलोज ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को फॉलो करता है, जिसमें शुगर्स लोडेड इनटू सीप ट्यूब्स। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर देता है। सीप ट्यूब में अगर उन्होंने शुगर को लोड कर दिया, जिसके वजह से एक एक्टिव प्रोसेस क्रिएट कर लेता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। वाटर इनफ्लक्स फ्रॉम जाइलेम बिल्ड्स टर्गर प्रेशर, शुगर्स अनलोडेड एट सीइंग्स रिड्यूस प्रेशर मेंटेनिंग फ्लो। तो ये एक मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के थ्रू बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ठीक है, तो जाइलेम एंड फ्लोएम ये एक प्लांट वास्कुलर सिस्टम, इसको मैंने एक कंपैरिजन करके दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। जाइलेम में ये वन वे अपवर्ड फ्लो होता है एंड ट्रांसपोर्ट इज बल्क फ्लो ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। जो हमने पढ़ा, जो ड्राइविंग फोर्स है इसके वजह से बल्क में फ्लो होता है। ठीक है, हलो डेड सेल्स, इसके नो एंड वॉल्स, उसमें एंड वॉल कुछ नहीं है, मतलब इसके एंड कुछ नहीं है, वो कंटिन्यूस सिस्टम एक है। एंड फॉर्म सेंटर ऑफ द वास्कुलर बंडल के सेंटर में रहती है, जिसके वजह से यूनिडायरेक्शनल फ्लो बहुत अच्छे खासे हो पाते हैं। ये लिग्निन में रिच है विच सपोर्ट्स द प्लांट। ठीक है, सेम टाइम इफ वी स्टडी अबाउट फ्लोएम, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड द फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर के फॉर्म में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस टिश्यूज, वेरियस ब्रांचेस। ये टू वे फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट बाय ऑस्मोटिक और ट्रिगर प्रेशर। ठीक है, ये एक लीफ सेल है विथ नो न्यूक्लियस, परफोरेटेड एंड वॉल्स। इसके जो एंड वॉल होते हैं वो परफोरेटेड है एंड आउटसाइड एज ऑफ वास्कुलर बंडल की आउटसाइड में आपको फ्लोएम देखने को मिलेगी, जब आपको सेंट्रल में जाइलेम देखने को मिलेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आपको पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो शायद मैं आगे जाकर बताऊंगी बहुत डिटेल्स में। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड, mRNA, हार्मोन्स और वेरियस विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, व्हाटएवर। तो सोर्सेज क्या है? मैच्योर लीव्स वेयर फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस शुगर्स, अमीनो एसिड, हार्मोन्स। तो ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट लेके गया, यहाँ पे सोर्स हमारा हो गया लीव्स ने ऑलरेडी खाना बना लिया है, फोटोसिंथेसिस बना लिया है, और उसमें जो शुगर प्रोड्यूस होता है, अमीनो एसिड, हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसको लेकर वो निकल कर आता है, बहुत डिफरेंट पार्ट को जाता है, प्रोवाइड करता है। तो कौन कौन सी एरिया को जाता है? सिंक एरिया होता है। सिंक एरिया मतलब जिस एरिया पे हमें ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए, तो वो जगह है रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड डेवलपिंग लीव्स। ओके, और इसमें हमें मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनर्जी लगते हैं, क्योंकि हम एक प्रेशर, टर्गर प्रेशर में काम करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर में काम करते हैं, जहाँ पे एनर्जी, विदाउट एनर्जी हमें काम नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से ये एनर्जी का ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। हमने न्यूट्रिएंट अपटेक कर लिया, न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन हो गया अपने डिजायर्ड प्लेसेस को, और उसके बाद मेटाबॉलिज्म कैसा होगा? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म एनकम्पासेस द इंट्रिकेट बायोकेमिकल रिएक्शन। इसमें एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है विद इन द प्लांट सेल द ट्रांसफॉर्म ऑब्जर्व्ड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ने ऑब्जर्व किया था रूट थ्रू द रूट हो गया, या फिर हमने लीव्स के माध्यम में जो भी न्यूट्रिएंट अप्लाई किया, वो सारे जो ऑब्जर्व हो गए इनऑर्गेनिक हुए था, मतलब ये सारे इनऑर्गेनिक फॉर्म में ऑब्जर्व हुए हैं इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो मेटाबॉलिज्म ये है कि एक बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, मतलब कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक रिएक्शन हुआ, और पाथवेज, डिफरेंट पाथवेज के माध्यम से वो सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, जो कि प्लांट को जरूरत होती है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फंडामेंटल फॉर प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल एसेंशियल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अंडरस्टूड एवरीवन? देन नाउ रिडक्शन एंड असिमुलेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? पहला तो रिडक्शन एंड असिमुलेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन रिडक्शन होता है टू अमोनियम बाय नाइट्रेट रिडक्टेज एंड इनकॉर्पोरेशन इनटू अमीनो एसिड। ये एक मैकेनिज्म होती है, ये एक फंक्शन होती है जहाँ पे इस मेटाबॉलिज्म के माध्यम से नाइट्रोजन रिडक्शन होता है अमोनियम के साथ, और
वाया नाइट्रेट रिडक्टेज और उसके साथ ये अमीनो एसिड के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। फिर एनर्जी ट्रांसफर इसमें होती है, फास्फोरस इनकॉर्पोरेशन होती है एटीपी के साथ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, फोटोसिंथेसिस, डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। उसके बाद कोफैक्टर फंक्शंस कुछ होती है जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आज एंजाइम कोफैक्टर्स एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये डिटेल्स में जाएंगे तो ये डिटेल्स मतलब नाइट्रोजन असिमिलेशन ये एक भास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाना चाहिए। और एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है थ्रू एटी प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है फास्फोरस, ये भी एक भास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर भी थोड़ा हम अगर डिस्कशन करेंगे एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें होता है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। ओके, द एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली इम्पैक्ट्स प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। ओके, नेक्स्ट वी विल सी मैक्रोन्यूट्रिएंट असिमिलेशन। न्यूट्रिएंट असिमिलेशन क्या होता है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट असिमिलेशन ये होता है कि जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, ठीक है, एनवायरनमेंट से या फिर सॉइल से हमने जो भी प्लांट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अपने अंदर लाता है थ्रू एक कम्प्लेक्स बायोकेमिकल पाथवेज ये ट्रांसफ़र हो जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्योंकि प्लांट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं वो ऑर्गेनिक वे में ही वो यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनऑर्गेनिक एलिमेंट का ब्रेकडाउन होना इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से ये होता है जो कि प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट डेवलपमेंट में फिर ये लगता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे नाइट्रोजन असिमिलेशन होता है NO3 से, वो NH4+ होता है, उसके बाद कुछ अमीनो एसिड से वो बढ़ जाता है। और नाइट्रेट जैसे नाइट्रेट रिडक्शन होता है नाइट्रेट रिडक्टेज में, उसके बाद अमोनियम इनकॉर्पोरेटेड होता है थ्रू GS GO GAT पाथवेज से। उसके बाद फॉर्म्स बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। ये जो अमीनो एसिड आपको पता है प्रोटीन में और न्यूक्लिक एसिड कंपोजिशन में किस तरह से अमीनो एसिड यूज होता है, तो इसके बाद इस तरह से काम लगता है। उसी पैटर्न पे फास्फोरस असिमिलेशन होता है, पोटेशियम असिमिलेशन होता है। फास्फोरस असिमिलेशन होकर ऑर्गेनिक फास्फोरस बनता है। ये की कंपोनेंट होता है एटीपी के लिए जो कि एनर्जी ट्रांसफर होता है। आपको पता है एटीपी क्या है? एटीपी हमारे एनर्जी हाउस होता है जिसके खर्च होने से एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये एसेंशियल होता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए, क्रूशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये सभी काम के लिए। और फास्फोरस की असिमिलेशन होकर ऑर्गेनिक फास्फोरस बनना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से पोटेशियम असिमिलेशन की जरूरत होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें ज़रूरत होता है। सेलुलर अपटेक के लिए पोटेशियम असिमिलेशन का होना जरूरी है। एक्टिव फॉर ओवर 60 एंजाइम्स, पोटेशियम को माना जाता है 60 एंजाइम्स की एक्टिवेटर के हिसाब से पोटेशियम को माना जाता है और पोटेशियम उसी हिसाब से काम करता है। रेगुलेट स्टोमेटल फंक्शन एंड वाटर बैलेंस। पोटेशियम की ये भी एक काम है ना, स्टोमेटल फंक्शन को भी वो रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है। हमारे बॉडी में भी पोटेशियम की बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के हिसाब से वो काम करता है। हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो न्यूरॉन्स सब एक्टिवेट होते हैं, न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन होता है, वहाँ पे भी पोटेशियम की काफ़ी सारे रोल्स आपको देखने मिलते हैं। तो मेंटेन्स आइकनिक बैलेंस एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये भी मेंटेन रखता है पोटेशियम। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि धीरे धीरे मॉलिकुलर फॉर्म्स में डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवे में जाकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट असिमिलेशन रिप्रेजेंट्स ए क्रिटिकल बॉटलनेक इन प्लांट ग्रोथ विथ डेफिशिएंसीज ऑफन लिमिटिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। अगर किसी का भी यहाँ पे डेफिशिएंसी होता है प्लांट बॉडी में, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में भी, प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी फर्क आपको देखने मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, ये क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट सर्व एज एसेंशियल कोफैक्टर्स इन न्यूमरस एंजाइमेटिक रिएक्शंस। बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस में माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत क्रूशियल रोल होती है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी इसका काफ़ी हद तक रोल होती है। प्लेइंग इंडिस्पेंसेबल रोल्स इन प्लांट मेटाबॉलिज्म डिस्पाइट बीइंग रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज दैन माइक्रोन्यूट्रिएंट। हमने पहले ही डिस्कस किया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब लार्ज अमाउंट में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब स्मॉल अमाउंट में चाहिए।
ठीक है, छोटा सा लेकिन ज़्यादा पॉइजन। उसी तरह से होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन उसकी रोल जो होता है बहुत बिग होती है। छोटी सी डेफिशिएंसी अगर हो गई आपके बॉडी में बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। उसी हिसाब से प्लांट में भी होती है। जैसे कि आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो क्या करता है, कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम्स फेराडॉक्सिन्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी काम करता है। कैटालिस्ट पर क्लोरोफिल सिंथेसिस में कैटालिस्ट के हिसाब से काम करता है। मैंगनीज ये फोटोसिंथेसिस 2 का कंपोनेंट है और ये वाटर स्प्लिटिंग फोटोसिंथेसिस में जो वाटर स्प्लिटिंग होती है उसमें भी ये इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, वाटर स्प्लिटिंग क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये इसका कैसे रोल है, ये सारे धीरे धीरे हम जो प्लांट फिजियोलॉजी में आगे आगे जाएंगे उसके बारे में बहुत सुंदर से पढ़ेंगे डिटेल्स में। लेकिन अभी हम फिलहाल ये डिस्कशन कर रहे हैं प्रिंसिपल्स क्या है मेटाबॉलिज्म की। जिंक कंपोनेंट ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन सिंथेसिस। ऑक्सीजन एक ग्रोथ हार्मोन है, उसकी सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। कॉपर जो कि एक कंपोनेंट ऑफ प्लास्टोसाइनाइन इन फोटोसिंथेसिस। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। बोरॉन सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है। शुगर ट्रांसपोर्ट में एंड पॉलिनेटिव ग्रोथ में प्लांट में हेल्प करता है। मॉलिब्डेनम को फैक्टर फॉर नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम्स में मॉलिब्डेनम काफ़ी हद तक हेल्प करता है। कॉमन मेटाबॉलिक फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, एंजाइम को फैक्टर से, फोटोसिंथेसिस में और कार्बन फिक्सेशन। ये सारी चीज़ें में मेटाबॉलिक फंक्शन में माइक्रोन्यूट्रिएंट की काफ़ी हद तक रोल होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट की जो न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म में न्यूट्रिएंट जो जितने सारे एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म न्यूट्रिएंट अपटेक जो भी हो गया उसमें सॉइल की क्या ये सॉल्युबिलिटी फैक्टर क्या कैसे हेल्प करती है। सॉइल पीएच एक एक्ट करती है मास्टर वेरिएबल कंट्रोलिंग द सॉल्युबिलिटी एंड फॉर्म ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन द सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक। सॉइल पीएच क्या करती है, जितने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया उसमें सॉइल में आपको पता है डिफरेंट सॉल्यूशन में अवेलेबल होते हैं न्यूट्रिशन। तो सॉइल में पीएच जो होती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल इसलिए यूज होता है क्योंकि जो एसिडिक सॉइल है इसमें डिफरेंट तरीके से वो न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होगी और उसमें सॉल्युबिलिटी होगी। और जो अल्कालाइन सॉल्यूशन है या फिर न्यूट्रल सॉइल है उसमें डिफरेंट तरीके से वो सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये डिसाइड करेगी कि प्लांट में किस तरह से किस एलिमेंट अंदर जा रही है ना। ये कंट्रोलिंग करेगी सॉल्युबिलिटी की एंड मिनरल एलिमेंट की फॉर्म की। तो इसी वजह से सॉइल पीएच काफ़ी एक मास्टर वेरिएबल इसीलिए इसको माना जाता है। ऑप्टिमल पीएच रेंज फॉर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी वो होता है, देखिए ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर ओवरऑल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होता है 6 से लेकर 7.5 तक। ऑप्टिमल रेंज है ये। एसिडिक हो गया ये हो गया अल्कलाइन, तो ऑप्टिमल रेंज होता है 6 से लेकर 7.5 तक विथ 6.5 कंसिडर्ड आइडियल। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन सॉइल्स जो होता है वो लेस देन उसका पीएच 5.5 होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम मैंगनीज बिकम मोर सॉल्युबल एंड मे रीच टॉक्सिक कंसेंट्रेशन। एसिडिक सॉइल में एल्यूमिनियम एंड मैंगनीज जो होता है वो बहुत सॉल्युबल हो जाता है जिसके वजह से ये एक टॉक्सिक कंसंट्रेशन क्रिएट कर देता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम फास्फोरस एंड मैग्नीशियम ये टेंड टू डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी एसिडिक सॉइल में। इट कैन इनहिबिट रूट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट अपटेक। देन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन माइक्रोबियल एक्टिविटी क्रूशियल फॉर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, फास्फोरस, जो भी हमारे साइक्लिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है उसमें जो छोटे छोटे माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है उसमें भी एसिडिक सॉइल नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फिर अल्कालाइन सॉइल जो होता है ग्रेटर देन 7.5, इसी वजह से ऑप्टिमल रेंज को पकड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट अपटेक, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, माइक्रोबियल एक्टिविटी सबसे ऑप्टिमल टाइम पे होता है, ऑप्टिमल वे में होता है। अल्कालाइन सॉइल में फॉस्फोरस एंड मोस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज बिकम लेस अवेलेबल ड्यू टू रिड्यूस सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। मॉलिब्डेनम अवेलेबिलिटी जनरली इंक्रीजेस विथ राइजिंग पीएच। ठीक है, कैन डिस्टर्ब नॉर्मल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोनिज्म। सॉइल माइक्रोनिज्म ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी ज़्यादा अल्कालाइन सॉइल में भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ओके
नेक्स्ट यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि न्यूट्रिएंट अगर डेफिशिएंसी होता है आप डायग्नोसिस कैसे करोगे। डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी रिलाइज ऑन ऑब्जर्विंग विजुअल सिम्टम। जो भी सिम्टम आता है उसके आधार पर हम डायग्नोस करेंगे कि कौन सी डेफिशिएंसी हुआ है प्लांट को। व्हिच अपीयर डिफरेंटली बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट्स मोबिलिटी विद इन द प्लांट। डिफरेंट न्यूट्रिएंट डिफरेंट तरीके से मोबाइल करता है प्लांट में, तो इसी हिसाब से डिफरेंट इम्पैक्ट भी डालता है। ठीक है, तो उसका जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ना डिफरेंट सिम्टम को पकड़ के हम जानते हैं ये डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी है, उसी तरह से पैटर्न पे प्लांट में भी काम होता है। मोबाइल न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी इजीली ट्रांसलोकेटेड विद इन द प्लांट, जो इजीली ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट एनपीके, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड मॉलिब्डेनम, ये सारे इजीली ट्रांसलोकेट होते हैं। और जिसका सिम्टम होता है अपीयर ऑन ओल्डर लोअर लीव्स, जो निचले वाला लीव्स होते हैं वो ओल्डर लीव्स होते हैं एंड लोअर लीव्स होते हैं, वो उसमें सिम्टम्स दिख जाते हैं। तो जैसे कि यूनिफॉर्म येलोइंग होगा, क्लोरोसिस होगा लोअर लीव्स में, अगर होगा तो नाइट्रोजन डिफिशियंसी आप देखोगे। फास्फोरस होगा तो वीक स्टंटेड ग्रोथ होगा, ग्रीन डार्क एंड पर्पल स्पॉट ऑन ओल्डर लीव्स, ये हो गया तो फास्फोरस, ऐसे ही पकड़ते हैं। इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं? जो इजीली मूवमेंट नहीं करते, कैल्शियम, सल्फर, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड कॉपर। इसमें क्या होता है, ये अपर जो यंगर लीव्स है वो इसमें सिम्टम्स आना दिख जाएगा आपको। जैसे कि आयरन में इंट्रावेनल क्लोरोसिस आप देखोगे, येलोइंग बिटवीन वेन्स ऑन न्यू लीव्स। मैंगनीज में आप देखोगे लाइट ग्रीन एंड येलोइश ग्रीन इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑन न्यू लीव्स। इसी पैटर्न में आपको देखना होता है क्या डेफिशिएंसी है। तो डायग्नोसिस टिप क्या है? विजुअल डायग्नोसिस प्रोवाइड्स इनिशियल क्लूज बट एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर सॉइल टेस्टिंग। आप अगर सॉइल टेस्टिंग करोगे तो ही, जैसे कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके सिम्टम देखकर ये गेस करता है आपको मे बी ये सिम्टम ए डेफिशिएंसी है, तो लेकिन कंफर्म होगा जब आप ब्लड टेस्ट करोगे। उसी हिसाब से प्लांट की ब्लड है सॉइल, ठीक है, एंड टिश्यू एनालिसिस। सॉइल में अगर आप टेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा कौन सी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, एंड टिश्यू को भी एनालिसिस करके कौन सी न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस है ये देखा जाता है। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर का, कंक्लूजन इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन। कैसे हम प्लांट न्यूट्रिशन को इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन इज अ डायनामिक एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस एनकम्पासिंग द एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड मेटाबॉलिज्म। इस जो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे थे इसमें इंटीग्रेट होता है एब्जॉर्प्शन, कैसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है, कैसे ट्रांसलोकेट होता है वो भी हमने पढ़ा, और कैसे मेटाबॉलिज्म होता है एसेंशियल एलिमेंट्स का। From the initial uptake of nutrients by roots and leaves to their intricate metabolic transformations within the cell, each stage is vital for plant growth, development and overall productivity. Absorption में क्या होता है? Root and foliar uptake systems acquire essential elements from soil and atmosphere. Soil and atmosphere से हम nutrient uptake करते हैं, ठीक है। प्लांट अपने रूट के माध्यम से अपटेट करता है या फिर फोलियर एप्लीकेशन के माध्यम से भी अपटेक करता है। ट्रांसलोकेशन होता है कि भास्कुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय थ्रोचला, जाइलेम एंड फ्लोएम मूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोर्सेज टू सिंक। मतलब आप रूट से लेकर, सोर्सेज से लेकर हम चले गए, अभी ट्रांसलोकेट कर लिया अपने लीव्स तक और फ्रूट्स तक और फ्लावर्स तक, जो भी सिंक टिश्यूज थ्रू आउट द प्लांट। उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है, जहाँ होता है डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पे बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है फॉर प्लांट फंक्शन। ये होता है प्लांट फिजियोलॉजी का प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्लांट का जो न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म होता है उसका प्रिंसिपल्स है। तो एक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फंडामेंटल फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इज इंडिस्पेंसेबल फॉर ऑप्टिमाइजिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ensuring सस्टेनेबल क्रॉप मैनेजमेंट इन डाइवर्स एनवायरनमेंट। हमें अगर प्लांट के ऑप्टिमाइजेशन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करनी है, ऑप्टिमाइजेशन चाहिए हमें प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में, और सस्टेनेबल क्रॉप मैनेजमेंट चाहिए हमें डाइवर्स एनवायरनमेंट में, तो हमें इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम दूसरा चैप्टर को जाएंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।